इजराइल और ईरान, ये दो देश हजारों मील दूर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनकी लड़ाई का असर सीधे हमारे घर तक, हमारी जेब तक कैसे पहुंच रहा है। चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि ये दूर की जंग हमारे लिए इतनी पास कैसे आ गई है। यही वो सवाल है जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना, कि भाई एक विदेशी लड़ाई से हमारी जेब पर बोझ कैसे पड़ सकता है। इसका जवाब असल में तेल के खेल और उन रास्तों में छिपा है जिन पर हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब शांति होती है तो तेल का बाजार एक तरह की सब्जी मंडी जैसा होता है। भारत के पास कई बेचने वाले हैं। अगर सऊदी अरब दाम बढ़ाता है तो हम ईरान से बात कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें हमेशा एक अच्छी डील मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ईरान जंग में उलझता है, हमारा एक बड़ा और सस्ता ऑप्शन बाजार से हट जाता है। मतलब हमारी मोल भाव करने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। और मामला सिर्फ तेल का नहीं है। ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का हमारा जो अहम ट्रेड रूट है वो भी बंद हो जाता है। तो मतलब ये एक तरह की दोहरी मार है। अब आज के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, करीब एक दशक पहले, जब एक बहुत ही छोटी सी घटना ने पूरे अरब वर्ल्ड में जैसे आग ही लगा दी थी। जी हाँ, ये कोई जंग का ऐलान नहीं था। ये कहानी एक आम आदमी की थी जो एक ठेले पर फल बेचकर बस अपना गुजारा कर रहा था। वहां के जो लोकल अधिकारी थे वो उसे रोज परेशान करते, उससे पैसे और फल छीन लेते थे। जब उस आदमी ने विरोध किया तो उसे सरेआम जलील किया गया। ये सिर्फ एक फल वाले की कहानी नहीं थी, ये उस करप्शन और जुल्म का प्रतीक थी जिसे लाखों लोग रोज झेल रहे थे। और फिर पूरी तरह से हताश होकर उस आदमी ने एक चौराहे पर खुद को आग लगा ली। उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चिंगारी बन गई। क्यों? क्योंकि उसकी तकलीफ हर किसी की तकलीफ थी। और जब एक इंसान सबकी तकलीफ के लिए खड़ा होता है तो पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और इसी आंदोलन को नाम मिला अरब स्प्रिंग। ये एक के बाद एक कई देशों में फैल गया, जहां लोग दशकों से चली आ रही तानाशाही से पूरी तरह तंग आ चुके थे। तो आखिर ये कौन सी व्यवस्था थी जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे? ये थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मतलब एक ऐसा राज जो संविधान से नहीं बल्कि बंदूक की नोक पर चलता है। इन शासनों में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी, न कोई आज़ाद मीडिया, न कोई स्वतंत्र अदालत। बात एकदम सीधी थी, अगर आप विरोध करेंगे तो वो आपको तोप से उड़ा देंगे। यहाँ बहस नहीं होती थी, सिर्फ हुक्म चलता था। तो एक तानाशाह की एक सीधी सादी नियम पुस्तिका होती है। स्टेप 1, सेना पर पूरा कंट्रोल करो। स्टेप 2, मीडिया और कोर्ट्स को खत्म कर दो ताकि कोई सवाल ही ना पूछ पाए। स्टेप 3, जो भी आवाज उठाए उसे जबरदस्ती कुचल दो। और स्टेप 4, जनता के प्रति बिना किसी जवाबदेही के राज करो। ये एक ऐसा सिस्टम था जो सिर्फ और सिर्फ डर पर चलता था। लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। 40 साल से ज्यादा का क्रूर शासन। ऐसा लगता था कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन ट्यूनीशिया से जो चिंगारी उठी थी वो बहुत जल्द उसके दरवाजे तक भी पहुंचने वाली थी। ट्यूनीशिया में जो आग लगी थी वो वहीं पर रुकी नहीं। इसने एक डोमिनो की तरह एक एक करके पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। और ये आग जंगल की आग की तरह फैली। सोचिए, जनवरी में ट्यूनीशिया में क्रांति शुरू हुई, फरवरी आते आते मिस्र और लीबिया में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, और मार्च तक सीरिया और यमन भी इसकी चपेट में आ गए। मतलब कुछ ही हफ्तों में दशकों पुरानी सत्ताएं हिलने लगी थीं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अंदरूनी नहीं रही। बहुत जल्द बाहरी ताकतों ने, खासकर अमेरिका ने, इसमें दखल देना शुरू कर दिया। वो इस क्षेत्र के भविष्य को अपने हिसाब से बनाना चाहते थे। लिबिया में अमेरिका ने विद्रोहियों को पैसा और हथियार दिए। जब अमेरिकी हवाई हमलों ने गद्दाफी के टैंक्स और एयरपोर्ट तबाह कर दिए तो उसकी सेना कमजोर पड़ गई, और आखिरकार गद्दाफी को उसी के लोगों ने सड़क पर पकड़कर मार डाला। ठीक है, तो अब इन सब बातों को जोड़ते हैं। सवाल ये है कि एक दशक पहले हुए इस विद्रोह का आज के इजराइल ईरान संघर्ष और भारत पर उसके असर से आखिर क्या लेना देना है? देखिए, इस पूरे इलाके की अस्थिरता की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब यूरोपीय ताकतों ने इन देशों को बांटा तो उन्होंने जमीन और लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने बस नक्शे पर सीधी लाइनें खींच दी, जैसे कोई केक काट रहा हो। इससे ऐसी बाउंड्रीज बनी जिनका कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक आधार ही नहीं था। अरब स्प्रिंग ने
गद्दाफी जैसे तानाशाहों को तो हटा दिया, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए कोई मजबूत सिस्टम नहीं था। इससे एक पावर वैक्यूम बन गया। मतलब जब एक ताकतवर शासक हट जाता है और कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले पाता, तो देश में अराजकता फैल जाती है, और वही अराजकता आज तक इस क्षेत्र को अस्थिर बनाए हुए है। और इसी अस्थिर माहौल में आज के संघर्ष पनपते हैं। जब सीरिया और यमन जैसे देशों में सरकारें कमजोर हुईं, तो ईरान जैसी ताकतों ने इस खालीपन का फायदा उठाकर अपना असर बढ़ाया, और इसने सीधे सीधे उसके रीजनल दुश्मन इजराइल को चुनौती दी, और आज हम उसी टकराव की आग को देख रहे हैं। तो संक्षेप में पूरी कहानी ये है। मूल कारण एक दशक पहले की क्रांति से पैदा हुई क्षेत्रीय अस्थिरता, और आज उसका सीधा असर भारत के लिए महंगा पेट्रोल और बंद होते व्यापारिक रास्ते। आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब पुरानी व्यवस्थाएं टूट चुकी हैं और नई अभी तक बनी नहीं है, तो इस बेहद जरूरी क्षेत्र का भविष्य कौन तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति पर असर डालता रहेगा।